हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का पहला लेक्चर। मतलब कि आप लोग के बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे और हम कुछ टाइम से आपको कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं दे पा रहे थे ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। तो लेकिन अब से अब आपको वीडियो कंटिन्यूसली मिलेगी। इसके पहले हमने जो वीडियो डाली थी वो सिलेबस डिस्कशन पे थी। आपको पता होगा कि 8 यूनिट है और जो आपका पहला पार्ट है वो इकोनॉमिक बॉटनी के ऊपर है। मतलब आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, उसमें जो पहला आपका टॉपिक है वो है इकोनॉमिक बॉटनी। तो इकोनॉमिक बॉटनी क्या होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, ये सब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके बाद हम पहली यूनिट से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, डोमेस्टिकेशन, प्लांट इंट्रोडक्शन, ऐसे कुछ टॉपिक है जो कि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ थोड़े से लर्निंग बेस पे भी आपको चीज़ों को थोड़ा याद भी करना होगा। देखिए, इकोनॉमिक बॉटनी उन बच्चों के काफ़ी अच्छे होते हैं जो कि थोड़ा सा अपने नेचर को पर्सनली जानते हैं, मतलब नेचर के बारे में थोड़ी चीज़ें उनको पता होती है, उन्हें थोड़ा सा बॉटनिकल नेम वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर आपको इकोनॉमिक बॉटनी अच्छे से समझनी है तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि जो भी प्लांट प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी फैमिली के हैं, उनके बॉटनिकल नेम क्या है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, 3-4 यूनिट में आपको पूरे के पूरे इकोनॉमिक बॉटनी को कंप्लीट करना है। तो वो सब तरीके हम सीख लेंगे जब हमें सीरियल्स, लेग्यूम्स, जो है कि पल्सेज, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना समझेंगे कि इकोनॉमिक बॉटनी क्या होता है और ये पहला जो यूनिट है इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना है। कल के वीडियो से सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी या फिर सेंटर ऑफ ओरिजिन जो होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप कि आई एम क्लियर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर पहली यूनिट का ये पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमें क्या जानना है कि इकोनॉमिक बॉटनी क्या होता है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेट करता है। उसके बाद ही हम टॉपिक को 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे। देखिए, ये जो आपका टॉपिक होने वाला है इकोनॉमिक बॉटनी, इसमें मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि लर्निंग की चीज़ें काफ़ी रहेंगी। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके नाम, जिनके फैमिलीज, कुछ साइंटिस्ट के नाम, कुछ साइंटिस्ट के काम, आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक याद करनी होगी। तो ये थोड़ा सा आपको लर्निंग बेस पे आपका पेपर रहने वाला है। इकोनॉमिक बॉटनी, अगर हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द मीन ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप इस जो पूरे 3 यूनिट का एक सीक्वेंस दिया गया है उसके बीच लिंक नहीं समझ पाएंगे। देखिए, अभी तक हमने अगर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जो भी टॉपिक पढ़ा है उसे थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश करें तो फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में आपने पढ़ा कि प्रोटोजोअन्स में प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर उससे भी जो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है जिसे हम वायरसेस कहते हैं, उनके बारे में। फिर थोड़े से एडवांस फंगी, एल्गी के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने थोड़ा सा प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा। उसके बाद हमने डिटेल में पढ़ा सेकेंड सेमेस्टर में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में हमने उनकी एनाटॉमी, हमने उनके मॉर्फोलॉजी और हमने उनके रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा। तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा प्लांट किंगडम था वो आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा। थर्ड सेमेस्टर में एंजियोस्पर्म की फैमिलीज पढ़ी, किस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है, किस तरीके से बाकी सारे काम हम करते हैं, कौन इसे ऑथराइज करता है, अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें पढ़ी। और थोड़ा सा इसका एडवांस वे पढ़ा कि भाई जो है कि कैसे हम मतलब कि आज के टाइम में मॉडर्न टेक्सोनॉमी का यूज करते हैं, कैसे हम कंप्यूटर वगैरह का यूज टेक्सोनॉमी में करते हैं, ऐसी कुछ चीजें पढ़ी। और लास्ट में हमने एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कंप्यूटर्स पढ़ी। अगर आपने तीनों सेमेस्टर को ऐसे देखा हो तो ये सारी चीजें हैं। अब ये जो टॉपिक है यहाँ पे हम इकोनॉमिक बॉटनी में ये सब कुछ पढ़ रहे हैं कि बॉटनी की जो नॉलेज है, जैसे कि हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी, एनाटॉमी पढ़ी, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी, हमने उनको अलग अलग क्लास में कैटेगराइज किया। मान लो कैटेगराइज करके हमने फैमिली के बारे में स्टडी भी कर ली, लेकिन इस स्टडी का हमारी लाइफ में क्या फायदे हैं।
थोड़ा सा सब्जेक्ट को या कह सकते हैं थोड़े से टॉपिक को लिंक करने की कोशिश करिए कि हमने पढ़ लिया एंजियोस्पर्म के बारे में, फंगी, एल्गी, सबके बारे में पढ़ लिया, सबकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली, उनके मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में भी पढ़ लिया, लेकिन इन सारी नॉलेज का फायदा क्या है, क्यों हमने ये सारी सब कुछ क्यों पढ़ा? तो वो सारी चीजें ताकि हम उन चीजों को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर पाए। इसलिए आज हमको पता है कि आलू में जो है कि स्टार्च की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, गेहूं में ग्लूटेन होता है और जैसे प्रोटीन के फॉर्म में ग्लूटेन होता है, जैसे कि हम बादाम को सोख करके खाते हैं क्योंकि हमें पता है कि उसमें कुछ इनहिबिटर्स है। तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चली? ये हमारे इकोनॉमिक का एक पार्ट बनाती है जो कि बॉटनी से रिलेटेड है, क्योंकि हमें खाने पीने, रहने और फूड से लेके फोडर तक, शेल्टर तक हर चीजें हमें कहीं ना कहीं नेचर से मिलती है। और नेचर बॉटनी का वो हिस्सा जो कि हमें अपनी इकोनॉमी के डायरेक्शन में देखने में हेल्प करता है, उसी को हम इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। कि किस तरीके से प्लांट की वो स्टडी, बॉटनी का मतलब क्या है? प्लांट की स्टडी, प्लांट लाइफ की स्टडी। और इकोनॉमिक का क्या मतलब है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक व्यवस्था है, ये जो आर्थिक चीजों को एक्सप्लेन करे या आर्थिक चीजों में जो सुधार करे, उससे रिलेटेड जब हम बॉटनी मतलब कि पौधों के अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान की शाखा को हम इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। जैसे इसमें आपको पढ़ना होगा कि अलग अलग तरीके की पल्सेस होती हैं या लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के बिवरेजेस होते हैं, जैसे आपका चाय कॉफी हो गया, बिवरेजेस होते हैं, सीरियल्स होते हैं, और G20 के बाद तो एक नया नाम और भी बहुत पॉपुलर है जिसे हम मिलेट्स कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ न कुछ प्लांट प्रोडक्ट है। जैसे लेग्यूम, दालें हैं, चाहे वो रहर हो, चना हो, मटर हो, कोई भी दालें हो, तो कोई भी दालें जो हम खाते, कहते हैं कि ये प्रोटीन के काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं। हालांकि हमको पसंद नहीं आते, बट मम्मी पापा कहते हैं ना कि दाल खाओ नहीं तो फिर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो लेग्यूम्स क्या है? उनमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा, और ये कहाँ से आते हैं? प्लांट बेस्ड। और इससे क्या होता है कि आप इसकी खेती करके इसको बेच के अपने लिए इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और जो है कि तो कहीं ना कहीं प्लांट के बेस्ड वो सारे प्रोडक्ट जो कि हमारे इकोनॉमिक, जैसे प्लांट के किसी पार्ट को यूज़ करके हम अपने इकोनॉमिक को व्यवस्था मतलब कि अच्छे से करते हैं, या फिर हमारे खाने पीने के लिए, रहने के लिए, किसी भी तरीके से वो हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है। तो बॉटनी को जब हम इस वे में पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक बॉटनी। बात समझ में आएगी क्या मतलब है इसका? आज के टाइम में तो बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह की भी खेती की जा रही है, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रही हैं किस चीज़ में? अपने इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने में। आपको याद होगा कि जब हमारे कंट्री में हरित क्रांति हुई थी, या फिर कह सकते हैं हरित क्रांति के पहले जैसे हमको आज़ादी मिली थी, तो हमारी कंट्री में जो गेहूं का प्रोडक्शन था बहुत कम हो गया था। तो हमें एक बहुत बड़ी मात्रा में जो गेहूं थी उसे बाहर से लाना पड़ता था। उसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि अगर हर इंडियन हफ्ते में एक दिन भी व्रत रहता है तो हम एक बहुत जो है कि बाहर से कुछ, मतलब कि हुआ क्या था कि बाहर से कुछ बहुत घटिया क्वालिटी के गेहूं हमारे इंडिया में भेजे जाते थे, जो कि वहाँ के पशुओं को दिया जाता था। तो ये एक तरीके से हमारा क्या था? अपमान की तरह आप समझ सकते। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अगर हर इंडियन एक दिन फास्ट रखता है तो हमें वो बाहर का गेहूं अपने देश में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको पता है कि फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी है। तो कंडीशन इस लेवल तक थी कि हमारी जो जनता थी उनको पेट भर खाने भर का गेहूं हम नहीं उगा पाते थे, और हमें बाहर से पैसे देके खरीदने भी पड़ते थे। लेकिन आज हमारा कंडीशन ये है कि हम बाहर गेहूं निर्यात भी करते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारी कंट्री को एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिली ना। तो ये सारी चीजें जब भी हम प्लांट के प्रोडक्ट या पूरे के पूरे प्लांट से इकोनॉमिक वे में उसको स्टडी करते हैं कि इससे हमें क्या आर्थिक फायदे हो सकते हैं, तो यही कहलाता है हमारा इकोनॉमिक बॉटनी। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है, द प्लांट और प्लांट पार्ट आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड इकोनॉमिक बॉटनी। क्या दिया है? चाहे प्लांट या फिर प्लांट का कोई पार्ट जो कि यूज्ड किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए, इसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक बॉटनी या इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। हमने कुछ ऑप्शंस या कह सकते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हैं कि भाई कितने अलग अलग तरीके से हम प्लांट प्रोडक्ट को इकोनॉमिक तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और आपके मोस्ट कॉमन है वो क्या है? सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज।
अनाज, कहते हैं ना कि अन्न, अन्न जिसे हम गांव की भाषा में कहते हैं कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, तो वो क्या है, वो सिरल्स है। सिरल्स में आपका बेसिक जो हमारे इंडिया में मोस्टली यूज किया जाता है उसमें गेहूं आ जाता है, चावल आ जाता है। तो सिरल्स क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है, ग्रेमिनेशियी फैमिली का एक मेंबर है, मतलब ग्रेमिनेशियी फैमिली के मेंबर से हमको सिरल्स मिलते हैं। ग्रेमिनेशियी फैमिली भाई पोएसी फैमिली, धान और कह सकते हैं धान वाली गेहूं वाली फैमिली। तो क्या दिया है, सिरल्स आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 3 इंपॉर्टेंट सिरल्स इन इंडिया इज राइस, व्हीट, और एक इंपॉर्टेंट सिरल्स और है वो है मेज। तो आपको ये जो चीजें हैं ये एक तरीके से इकोनॉमिक बॉटनी में आपको पढ़ना है कि सिरल्स क्या क्या हैं, कौन से सिरल्स में क्या क्या चीजें अबंडेंट होती है, किस पार्ट में कौन सा सिरल्स अच्छे से ग्रो होता है। आपको कुछ ऐसी चीजें आगे चल के डिटेल में पढ़नी है। नेक्स्ट में है आपका लेग्यूम। अगर हम सिरल्स और लेग्यूम्स को मिला ले और सोलेनेशियी फैमिली को मिला ले जिसमें आलू, बैगन, ये सारी चीजें होती हैं, तो हमारे इंडिया में 90% जो खाना आता है वो आपके सिरल्स, लेग्यूम्स और आपके जो ट्यूबर्स होते हैं वहीं से आते हैं। क्या दिया है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ऑफ सिरल्स सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेग्यूम्स कहा जाता है, जो दालें होती है, कहा जाता है कि इंडिया में जो मेन सोर्स कंज्यूम किया जाता है फॉर प्रोटीन वो क्या होता है, लेग्यूम्स। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होते हैं, रिच सोर्स होते हैं विटामिन के, आयंस के, मिनरल्स के, कार्बोहाइड्रेट के। वेजिटेबल में सिर्फ और सिर्फ आलू नहीं, आलू कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे कहते हैं जो हरी सब्जियां हैं उनमें फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है, मतलब मिनरल्स काफी अच्छे हैं, विटामिन का काफी अच्छा स्रोत होता है, जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, तो ये सब विटामिन के काफी अच्छे स्रोत होते हैं। तो ये भी एक तरीके से हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के लिए अच्छा है। तो प्लांट के वो पार्ट जो कि हमें इकोनॉमिकली वेलफेयर करे उन्हें हम इकोनॉमिक बॉटनी में अंडर स्टडी करते हैं। फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स आपको पता ही है कि आज के टाइम में तो भाई थोड़ी सी बीमारी हो जाए तो नारियल पानी, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, थोड़ा फैशनेबल जो फ्रूट्स होते हैं, लेकिन एक सिंपल सा सजेशन है कि जो फ्रूट्स आपके लोकल नेचर में होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकली आम हो जाता है, केला हो जाता है, अमरूद हो जाता है, ऐसे फ्रूट अगर आप खाते हो तो वो आपके लिए एज कंपेयर टू जो एक्जॉटिक स्पीसीज है जो बाहर से मीलों का सफर तय करके आप तक आती है उनसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि पहली बात तो वो फ्रेश होते हैं, दूसरी बात उनको स्टोर करने के लिए ना तो कोई प्रिजर्वेटिव ना तो किसी ऐसी अवस्था में रखा जाता है, वो आपको फ्रेश नेचर से मिलते हैं। तो अगर आपको फ्रूट्स लेने हैं तो आपके यहाँ के जो लोकल फ्रूट्स होते हैं वो लीजिए, और वैसे भी इतनी दूर से ट्रांसपोर्ट करके आपके यहाँ तक आती है तो उससे एक बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन फुटप्रिंट भी जनरेट होता है। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो अपने सीजनल फ्रूट्स को और जो आपके लोकली अवेलेबल होते हैं उन फ्रूट्स को आप ले सकते हैं। बेवरेजेस जो आपके पेय पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ में कुछ पेय पदार्थ अल्कोहलिक होते हैं, कुछ नॉन अल्कोहलिक होते हैं। जैसे हमारे यहाँ चाय हो गया, कॉफी हो गया, कोको हो गया, जो चॉकलेट्स होते हैं, वो सब क्या है एक तरीके से नॉर्मली हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है। ये भी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, पेड़ की पत्तियों से आपका चाय की पत्ती बनती है, बीन जो है कि जो बेरीज होती हैं उनसे क्या बनता है, कॉफी बनती है, कोको भी एक प्रकार के सीड वाले पार्ट से ही बनता है। तो इस तरीके से ये सब भी एक आपका कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बॉटनी के ही बाय प्रोडक्ट है जो कि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंटली या बहुत डीपली इंसर्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट में क्या है, स्पाइसेस एंड एरोमेटिक सब्सटेंस। बहुत सारे स्पाइसेस जैसे आपका तेज पत्ता हो गया, आपका लौंग हो गया, इलायची हो गई, जावित्री हो गई, तो ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं जो कि प्लांट के ही पार्ट होते हैं। इनके मेडिसिनल भी इंपॉर्टेंस होते हैं, इनके एरोमेटिक इंपॉर्टेंस होते हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा एरोमेटिक ऑयल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो ये सब भी एक तरीके से किसके एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक बॉटनी के ही प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट में क्या है, शुगर, फैट्स एंड ऑयल्स। ये सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पढ़ना है। शुगर, जैसे शुगर केन से हमको शुगर मिलता है, बीट रूट से हमको शुगर मिलता है। ऑयल्स के हमारे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे ऑयल्स में आपका कोकोनट ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, तो मस्टर्ड ऑयल हो गया, लिंसीड ऑयल हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिनसे हमें ऑयल मिल सकता है। उसके बाद क्या है, फाइबर्स है। अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। फाइबर्स जैसे कपास हो गया, जैसे कपड़े बन सकते हैं, जूट हो गया, रस्सियाँ, मिट वगैरह बनाने के लिए, चटाई वगैरह बनाने के लिए, बास्केट वगैरह बनाने के लिए, आपके और भी जैसे कि सनई हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके क्या होते हैं
ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके डिफरेंट पार्ट, कभी फ्लोएम से, कभी उनके एपिडर्मल पार्ट से, अलग अलग पार्ट से हम क्या करते हैं, फाइबर्स को गेन करते हैं। जो नारियल के ऊपर की जो रस्सी होती है उससे भी जो है कि क्या बनते हैं, नारियल के ऊपर जो आपका रेशेदार पार्ट होता है उससे भी रस्सियां बनती हैं, इसे क्वायर कहते हैं। और वो क्या होता है कि वो जब किसी रस्सी को बहुत लंबे टाइम तक पानी में रखना है, जैसे मान लो नाव को बांधने के लिए कोई रस्सी बनानी है, तो जनरली ऐसे ही रस्सियों का प्रयोग पहले किया जाता था। अभी तो प्लास्टिक ने काफी ज्यादा चीजों को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि वो जो नारियल था उसके पास रेजिस्टेंट होती थी पानी से, वो जल्दी खराब नहीं होता था। तो वो सारी चीजें हैं कि फाइबर्स आपको प्लांट से मिल सकते हैं, गम्स और रेजिन्स मिल सकते हैं, जो हमारे यहाँ रेजिन्स निकलते हैं अलग अलग प्लांट पार्ट से। गम जो होते हैं, गोंद की या रबड़ की जो खेती होती है, प्लांट्स को कट कर करके निकाला जाता है, तो वो सब चीजें भी प्लांट के ही एक बाय प्रोडक्ट होते हैं। च्यूइंग मटेरियल, जैसे आप कोई जो चबाने वाली चीजें खाते हैं, जैसे आपका टोबैको हो गया, तंबाकू जिसे कहते हैं, तो तंबाकू वगैरह भी क्या होता है, जो टोबैको या जो सुरती लोग खाते हैं वो भी एक तरीके से प्लांट प्रोडक्ट होता है, प्लांट की पत्तियां होती हैं। जो है कि आप चाहे ओपियम मतलब कि अफीम की बात कर ले, आप चाहे चरस की बात कर ले, गांजा की बात कर ले, ये सारी चीजें भी आपको प्लांट से ही मिलती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि जैसे प्लांट क्या है कि वो कोई अगर हर्बीवोरस उसे खाने आता है तो वो वहां से भाग नहीं सकता। जैसे अगर हमें कोई खाने आए, हमारे ऊपर एक शेर का हमला हो जाए तो हम तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए प्लांट क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाते हैं। कोई प्लांट अपने चारों तरफ कांटे बना लेता है ताकि उन्हें कोई जो है जानवर ना खा पाए। कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे कुछ कड़वा सा, जैसे गाजर घास वगैरह होती हैं, तो उनको कोई जो है कि हर्बीवोरस खाना पसंद नहीं करता। मनार देखा है आपने, पूरा जो अगर कोई चारागाह वाला एरिया है वहां पे सारी जो घास होती है वो जानवर खा जाते हैं, लेकिन मनार वगैरह को कोई नहीं खाते क्योंकि वहां पे मिल्क निकलता है और वो थोड़ा सा पॉइजनस होता है। तो ऐसे केमिकल बना के अपने आप को जो है कि नुकीला बना के, कटीला बना के वो अपने आप को क्या करती है, डिफेंस करती हैं। जैसे छुई मुई को हमने टच कर दिया, उन्होंने बंद कर लिया अपने आप को, तो वो भी एक प्रकार का डिफेंसिव मैकेनिज्म है। उसी तरीके से जो तंबाकू हो गया या अफीम हो गया, ये सब भी जो केमिकल्स प्लांट बनाते हैं वो इनका एक तरीके से डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। और ये डिफेंसिव मैकेनिज्म ही हमने अपने फायदे के लिए यूज करना स्टार्ट कर लिया क्योंकि जब आप अफीम लेते हो या जब आप गांजा लेते हो तो आपके जो न्यूरॉन सिस्टम होता है वो सही से फंक्शनल काम नहीं कर पाता। आप हेलुसिनेशन करने लगते हो, आप लगता है कि भाई हम आसमान में उड़ रहे हैं, मेरे सामने वाले सब मेरा पैर दबा रहे हैं, मतलब कुछ भी हेलुसिनेशन आपको रियल वर्ल्ड से अलग ले जाता है। तो वो ऐसा हो पाता है क्योंकि वो जो केमिकल्स उस प्लांट में होते हैं वो आपके न्यूरॉन्स के जो सिग्नल होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होता है आपकी बॉडी का, उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि उसे हम बेनिफिशियल, क्योंकि ओपियम वगैरह का यूज जो है मेडिकल ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, लेकिन उसे लोग जो है कि नशे की फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो हर चीज हमें कहीं ना कहीं प्लांट बेस्ड से ही मिल रहा है। अब आपको उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, टोटली बेस्ड अपॉन यू। टैनिंग मटेरियल, जैसे कोई रंगाई करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं। अगर आपको पता होगा कि बबूल का एक जो है वैरायटी होती है, जो हमारे इंडियन वैरायटी होती है, उसके कांटे आप देखेंगे तो वाइट कलर के होते हैं। और एक हमारे पास जो है एक्सोटिक स्पीसीज भी हमारी कंट्री में इस टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन जो इंडियन वैरायटी थी उनमें क्या था कि वो टैनिन के लिए काफ़ी अच्छे यूज़ होते थे। उनकी जो बार्क थी उससे रंगाई में प्रयोग किया जाता था। उसकी वजह से क्या हुआ कि आज के समय में वो जो बाहर की वैरायटी है वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो हमारी लोकल वैरायटी थी वो बहुत ज़्यादा कम होने लगी है क्योंकि हमने उसकी बहुत ज़्यादा कटाई की। और दूसरी बात कि बाहर से जो स्पीसीज आपके एरिया में आते हैं उसके लिए कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता, तो वो काफ़ी तेज़ी से अपने आप को ग्रो कर पाती है। तो ये जो है कि आपने अगर कभी बबूल को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि दो वैरायटीज आपको जनरली कहीं भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट में क्या है, लेटेक्स, जो मिल्की प्रोडक्ट निकलता है किसी पार्ट से, जैसे रबड़ हो गया, तो वो सब चीजें भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। वुड एंड वुडी प्रोडक्ट, जैसे टिम्बर्स होते हैं, आपको घर बनाना है तो जो पिलर्स वगैरह होते हैं, दरवाजे बनाने हैं, सोफे बनवाने, कुछ भी फर्नीचर बनाना है, तो वुड की जरूरत होती है। वुड भी हमें कहाँ से मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट से। हर प्लांट की या कर सकते हैं हर प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनकी वुड में थोड़ा डिफरेंस होता है। कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे एक लंबे से प्लांट होते हैं, कुछ की जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ में पेस्ट जल्दी नहीं लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स अलग अलग प्लांट की क्वालिटीज़ के होते हैं, उसके हिसाब से
आपको जिस पर्पज के लिए चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता था कि जो महुआ का पौधा होता है, शायद आपने महुआ सुना होगा, महुआ का जो पौधा होता है उससे नाव वगैरह बहुत अच्छी बनती है, उसकी लकड़ी से नाव वगैरह बहुत अच्छी बनती है। कटहल जो होता है उससे नाव वगैरह अच्छी बनती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जल्दी पानी का जो सड़न होता है वो जल्दी नहीं होता। कुछ प्लांट की जो स्टेम होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, थोड़ी वीक होती हैं, तो उन्हें हम लोग जनरली जो है कि लकड़ी वगैरह बनाने के लिए या छोटे मोटे फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो वुड भी हमें प्लांट से ही मिलता है, आपको पता है। तो चाहे फूड से लेकर सीरियल्स हो, चाहे लेग्यूम्स हो, चाहे हमारे पास बेवरेजेस हो, हमारे पास कोई टैनिन एजेंट हो, कोई फ्लेवरिंग एजेंट हो, स्पाइसेस हो, मेडिसिन हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट बेस से मिलती हैं। लेकिन इकोनॉमिक बॉटनी कभी भी ये चीज़ें अलाउ नहीं करती कि आप चीज़ों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें ताकि आने वाली जनरेशन में उसको चीज़ें ना मिले। क्योंकि आपके इसी यूनिट में एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है बच्चों की सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप जिन चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर रहे हो वो आप कुछ इस तरीके से करो कि वो आपके यूटिलाइजेशन के लिए भी बनी रहे और आपकी जो अपकमिंग जनरेशन है, जो जनरेशन आपके बाद आएगी एग्जिस्टेंस में, उनको भी वो चीज़ें एक अच्छी अवस्था में, उसी अवस्था में जिसमें आपको मिली थी, आप उन्हें प्रोवाइड कर सकें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। और आज के समय में हमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सच में काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा पढ़िएगा इन सब के बारे में कि क्लाइमेट चेंज किस हद तक बदलता जा रहा है। लास्ट 1 लाख ईयर, मतलब 1 लाख ईयर पहले जितना टेम्परेचर था, मतलब कि 1 लाख सालों में इतना टेम्परेचर पृथ्वी का या ग्लोबल क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है, इतना टेम्परेचर कभी भी नहीं बढ़ा था जितना कि 2024 के जनवरी में, या कह सकते हैं 2023 के लास्ट ऑफ मंथ में था। आपने देखा होगा कि ठंडी कितनी लेट पड़ी और कितने शॉर्ट पीरियड के लिए पड़ी। तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने अपना जो ग्लोबल क्लाइमेट है, जो हमारे यहाँ का क्लाइमेट है, उसको कितना चेंज कर लिया। बर्फबारी जिस महीने में होनी थी उसके 2 महीने बाद बर्फबारी हुई। अगर ऐसा हुआ तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनका जो है कि उनमें जो वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे, उनसे जो नदियाँ निकल रही हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगी। नदियाँ अगर कम हो गई तो जो मैदानी हिस्से हैं वो मरुस्थलीय हिस्सों में बदल जाएंगे। तो बहुत बड़ा चेंज हम जो है कि क्रिएट करते जा रहे हैं। और हम लोग पता नहीं कौन सी बात में खुश हैं कि भाई हमने बहुत अच्छा कर रखा है, हम दुनिया के सबसे अच्छे समय में जिंदा रहे हैं, ये वो चीज़ें। लेकिन क्लाइमेट चेंज को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज पे आप लोग पढ़िएगा, जानिएगा। हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करना ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम जब वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बियॉन्ड द टॉपिक, या कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो आपको एग्जाम में नहीं भी लिखनी है वो भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने पर्सनल वे पे या पर्सनल तरीके से हम यहाँ पे काम करके किस तरीके से हम इसको थोड़ा सा कह सकते हैं चीज़ों को अपने साइड से कम कर सकते हैं। क्योंकि हम भी कंजप्शन ही कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी वजह से कार्बन फुटप्रिंट नहीं हो रहा है, हमारी वजह से कोई जो है कि हार्म नहीं हो रहा है नेचर को। हम सब जिंदा हैं, तो हमारे लिए जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ पे भी हमने प्लांट को कट किया है, ज़मीन खाली की है, ज़मीन में जो भी कीट वीट थे, कीटनाशक डाल के सब खत्म किया है। हम भी रोज़ कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से भी कार्बन फुटप्रिंट होता है। हमारे चारों तरफ लाइट जल रही है, हमारा फ़ोन चला रहे हैं, उससे भी रेडिएशन होता है। उसको मैनेज करने के लिए जो कंपनियां हैं वहां पे भी रेडिएशन हो रहा है, वहां पे भी कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है। तो बहुत सारा फुटप्रिंट हम जनरेट करते हैं जो कि एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल वार्मिंग में। लेकिन चीज़ों को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं इस पे हम बात करेंगे। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में ये नहीं कहा जाता कि आप अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट मत करो, लेकिन वो इस तरीके से करो कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनको आप एकदम वर्स्ट कंडीशन ना देके जाओ, उनको आप वही कंडीशन देके आ जाओ जो आपको कम से कम आपको मिली है, वो कंडीशन तो आप अपने आने वाली जनरेशन को देने के काबिल रहो। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, थोड़ा सा इमोशनली टचिंग टॉपिक है ये मेरा, मतलब कि मुझे अपने आप को लगता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सिर्फ ऐसे मतलब कि टॉपिक नहीं होना चाहिए एग्जाम में लिखने का या फिर कहीं पे डिबेट करने का टॉपिक नहीं होना चाहिए। पर्सनली हमें उन चीज़ों को अपनाना चाहिए। और मतलब कि मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता या मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन हम एक अंदर से रहता है कि हाँ करना है। और बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स मैं खुद पे फॉलो करती हूँ, मैं आपको उस दिन क्लास में बताऊँगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ जो है कि प्लांट स्पीसीज और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद 1-2 वीडियो डिस्कस करने के बाद फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर वो भी हम लोग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं लगेंगे, मेरे हिसाब से 6-7 वीडियो में ये यूनिट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।